हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम एक नया टॉपिक जिसका नाम है दीर्घवृत्त, इंग्लिश में कहते हैं इलिप्स, शुरू करने जा रहे हैं। दीर्घवृत्त भी सांख्यिक परिच्छेद का ही एक हिस्सा है। जैसे अपन ने परवलय पढ़ा, परवलय में क्या कहा कि परवलय एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है, एक बिंदु है जिसका नाम हमने P दिया, जिसकी एक निश्चित रेखा और एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव क्या रहे, समान रहे। ये दूरियां क्या है, सदैव समान। इस निश्चित रेखा को हम नियता कहते हैं और इस निश्चित बिंदु को हम नाभि कहते हैं। तो हमने क्या कहा कि ये जो दूरी है PF और PM बराबर है। फिर मैंने ऐसे भी बताया कि जो PF दूरी और PM दूरी का अनुपात है वो सदैव 1 आता है और इस अनुपातिक मान को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। E का मतलब एसेंट्रिसिटी यानी उत्केंद्रता। अब हम पढ़ने जा रहे हैं दीर्घवृत्त। अच्छा, इससे पहले वृत्त हमने पढ़ा तो वृत्त में रेखा नहीं थी, सिर्फ एक बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले सभी बिंदुओं को मिलाने से एक वृत्त का निर्माण रहा। वृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव समान रहती है। यहां पर जब ये दूरी और ये दूरियां बराबर हैं तो आपको जो ज्योमेट्री मिली वो इस प्रकार से मिली, जिसे हमने परवलय कहा। आज हम बात करने जा रहे हैं दीर्घवृत्त की। अब इतना सा काम होगा कि ये जो दूरी PF और PM है बराबर नहीं है, तो क्या है, PF दूरी PM दूरी से कम है और यदि ये दूरी कम है तो इसका मतलब ये कम हो गया और इसे हमने E कह दिया, यानी E का मान 1 से कम है। मतलब वही बात परवलय वाली डेफिनेशन की, बस उत्केंद्रता है वो 1 से कम हो। तो अगर बिंदु P की विभिन्न स्थितियों को लिया जाए तो आपको एक ऐसी ज्योमेट्री मिलेगी जिसे हम दीर्घवृत्त कहते हैं। वृत्त को ऐसे फैला हुआ पाएंगे आप, ठीक है। मतलब बिंदु P कहां पर, आप इमेजिन कीजिए, बिंदु P की F से दूरी और बिंदु P की रेखा से दूरी, इनका अनुपात सदैव 1 से कम आए, यानी ये दूरी सदैव इस दूरी से कम आए। बिंदु P की F से दूरी और बिंदु P की रेखा से दूरी यानी PM दूरी, ये क्या है, हमेशा PF कम है और PM ज्यादा है। यानी ये स्थिति है आपके पास में, PF कम है और PM ज्यादा है। यानी ये कहा जाए कि PF बटा PM, जिसे आप उत्केंद्रता कहते हैं, ये 1 से कम है। और ऐसी स्थिति में आपको जो ज्यामिति प्राप्त होती है वो या तो इस प्रकार से प्राप्त होती है और या इस प्रकार से प्राप्त। एक्चुअली ये वृत्त को ही फैलने के तरीके होंगे। वृत्त अगर क्षैतिज फैल जाता है तो क्षैतिज दिशा में इसकी जो त्रिज्या है और ऊर्ध्वाधर दिशा में जो त्रिज्या है, मतलब ये A ज्यादा हो जाएगा B से, और इस स्थिति में क्षैतिज दिशा और ऊर्ध्वाधर दिशा में ये A और B है, अलग अलग है। अगर सेम होती तो वर्ती बन जाता पूरा, ये अलग अलग है। इस स्थिति में A छोटा है B से। ऐसी जो ज्योमेट्री मिलती है उसे हम दीर्घवृत्त कहते हैं। तो परिभाषा पढ़ते हैं। दीर्घवृत्त एक ऐसे चलित बिंदु का बिंदुपथ है जो इस प्रकार गमन करता है कि उसकी एक निश्चित बिंदु, जिसे हम नाभि कहते हैं, तथा एक निश्चित रेखा, जिसे नियता कहते हैं, से दूरी का अनुपात सदैव एक अचर राशि, जिसे उत्केंद्रता कहते हैं, एसेंट्रिसिटी हो, एवं उसका मान सदैव 1 से कम हो। बस ये परिभाषा याद रखें और उसके पश्चात हम पहले तो दीर्घवृत्त का समीकरण बनाना सीखेंगे। ये स्थितियां 2 बनेंगी, ये तो मानक स्थितियां हैं जब दीर्घवृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर हो, ठीक है। मैथमेटिकली हम ऐसे कह सकते हैं, बिंदु P कोई भी चर बिंदु है, PF मतलब नाभि F से दूरी और PM मतलब नियता Z डैश से, जिसको लिखते थे नियता से दूरी। PM मतलब बिंदु P से नियता पर डाले गए लंब की लंबाई। ओके, सांख्यिक परिच्छेद का ही एक हिस्सा है ये। सांख्यिक परिच्छेद में अगर E बराबर 1 है तो परवलय बनेगा, E ग्रेटर देन 1 है तो अति परवलय बनेगा, E का मान 1 से ज्यादा है तो, और E का मान 1 से कम है तो दीर्घवृत्त बनेगा। E बराबर 1 परवलय, E बड़ा है 1 से अति परवलय, E छोटा है 1 से दीर्घवृत्त। ये 3 स्थितियां जो सांख्यिक, हालांकि वृत्त भी सांख्यिक परिच्छेद का हिस्सा है, ठीक है। E बराबर 0 के केस के अंदर
लेकिन ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी है। और मैं पहले इसके मानक रूप पर जाने से पहले एक क्वेश्चन जो बेसिक, मतलब उसका डायग्राम के बारे में नहीं सोचना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, परिभाषा से इस क्वेश्चन को हल करना है पहला काम। उसके बाद में मैं इसके मानक सूत्रों पर जाऊंगा, मानक समीकरणों पर जाऊंगा। समीकरण पढ़िए, उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि -1,1 है और नियता अक्ष -y+3 = 0 है और उत्केंद्रता E = 1/2 है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास में एक बिंदु है जिसे आपने नाभि कहा है, एक रेखा है। मैं इस तरीके से ये तो एक बिंदु बना देता हूं। पहले तो चलो दीर्घवृत्त बना लेते हैं। ये मानक स्थिति नहीं है, फिर मैं बोलूंगा मानक स्थिति किसे कहते हैं। वृत्त की मानक स्थिति कौन सी होती है, जब वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर होता है। वृत्त का केंद्र कहां होता है, मूल बिंदु पर। परवलय की मानक स्थिति कब है, जब परवलय का शीर्ष मूल बिंदु पर होगा। दीर्घवृत्त की मानक स्थिति कब होगी, जब दीर्घवृत्त का जो केंद्र है वो कहां पर होगा, मूल बिंदु पर होगा। दीर्घवृत्त की ये 2 स्थितियां होती हैं, ठीक है। परवलय की भी 4 स्थितियां होती है, ये स्थिति भी है, एक ये स्थिति भी है और एक ये स्थिति भी है। चारों स्थितियां में y² = 4ax, y² = -4ax, x² = 4ay, x² = -4ay, चारों स्थितियां मानक स्थितियां, ठीक है। ऐसे दीर्घवृत्त की, लेकिन जैसे हमने वृत्त में भी क्या हमेशा केंद्र मूल बिंदु था, नहीं। क्या दीर्घवृत्त में हमेशा नहीं केंद्र मूल बिंदु रहेगा, नहीं। दीर्घवृत्त कहीं भी हो सकता है, मानक स्थिति में केंद्र मूल बिंदु पर है, बाकी स्थितियां भी हो सकती हैं, लेकिन ज्यादा फोकस तो हमें इस पर करना है। लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन हमने परवलय में भी सोल्व किया है, मैं वही से बात करने चाह रहा हूं, तो ध्यान देना। बस डेफिनेशन याद रखो और पढ़िए। तो उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आप एक दीर्घवृत्त बना लो कि ये एक दीर्घवृत्त है। ये एक ऐसे दीर्घवृत्त है। मैं नहीं कह रहा कि इस दीर्घवृत्त का जो केंद्र है वो मूल बिंदु है, कैसे भी हो सकता है। ये दीर्घ मान लो ऐसे है, ये एक है दीर्घवृत्त, वृत्त नहीं है, दीर्घवृत्त। ओके, एक दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसकी नाभि आपको दे रखी है। मैंने यहां पर नाभि बना दी, ठीक है। और नाभि के निर्देशांक आपको दे रखे हैं -1,1, द्वितीय चतुर्थांश में नाभि, ठीक है। और एक रेखा है, ये रो रेखा बना दिया आपने, जिसका समीकरण आपको दे रखा है। इस रेखा को हम z से निरूपित करते आए हैं और इसका समीकरण दे रखा आपको x -y+3 = 0। हमें इस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूंगा, दीर्घवृत्त पर कोई बिंदु ले लूंगा P, अपनी इच्छा से स्वैच्छिक बिंदु P, जिसके निर्देशांक h, k ले लेते हैं, या मैंने आपको कहा था डायरेक्टली x, y भी लिए जा सकते हैं, ठीक है। ये बिंदु P, x, y इस दीर्घवृत्त पर कहीं भी घूम रहा है। ओके, अब स्थिति क्या है, स्थिति यही है सिर्फ कि इसकी नाभि से दूरी और नियता से दूरी, ये जो दूरियां हैं इनमें PF सदैव PM से क्या है, कम है। सिर्फ सिचुएशन को ऐसे समझिए, दूरी PF PM से कम है और इनका अनुपात जो है PF/PM, ये जो अनुपात है ये उत्केंद्रता E के बराबर है। तो क्या मैं यहां से ये कह सकता हूं PF = E का मान मैंने रख दिया 1/2 PM, या फिर आप ये कह सकते हो 2PF = PM। परिभाषा तो यही कहती है कि एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जिसकी एक नियत बिंदु नाभि तथा नियता से दूरी का अनुपात सदैव उत्केंद्रता के बराबर आए। ठीक, अब मैं यहां से आगे बढ़ूं तो बताओ दूरी PF कैसे ज्ञात करोगे। PF दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का। तो बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, x, ये यहां पर 2 भी है भाई,
रूट पी एफ, ये हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर और y माइनस 1 का स्क्वायर। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। क्या? x माइनस माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर, y माइनस 1 का स्क्वायर बराबर pm किसी बिंदु की रेखा से दूरी। याद करो, बिंदु के निर्देशांक x1 y1 है। रेखा से दूरी कैसे याद करते हैं? बिंदु की रेखा से दूरी x1 y1 x और y की जगह पर प्रतिस्थापित कर देते हैं, बटे में आ जाता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर x1 y1 नहीं है, xy ही है। ठीक है, तो xy की जगह पर xy रखने पर समीकरण तो ये आ जाएगा x माइनस वाई प्लस 3 और बटे में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए यानी x का गुणांक और b यानी माइनस 1 का स्क्वायर। परवलय में भी हमने ऐसा ही किया था। परवलय में कभी भी आपको उत्केंद्रता नहीं दी हुई होती है। क्या कहता है? उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि यह है और नियता ये है। तो हम सीधा सीधा नाभि नियता का अनुपात ई यानी 1 मानते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं। तब ये सारी बातें लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ही हम लिखते हैं पी एफ बराबर पी एम, क्योंकि उत्केंद्रता 1 होती है। ठीक है, यहां से ये चीज तो नोटिस कर ही रहे होंगे कि पी एफ दूरी है वो मैंने क्या बढ़ाई है? पी एम से कम बनाई। ठीक है, अब आ जाओ, इसे हल करना है अपने को। बस इतना सा काम सोचिए। क्या करूं मैं? वर्ग कर देता हूं दोनों साइड। तो 2 का स्क्वायर तो हो गया 4, यहां से स्क्वायर रूट हट गया। अब ये बताओ, देखो x स्क्वायर आएगा, ठीक है, y स्क्वायर भी आएगा, ठीक है, प्लस का 2x आएगा, ओके, ठीक है, और माइनस का 2y आएगा। और अचर पद देखो, यहां से 1 का स्क्वायर, यहां भी 1 का स्क्वायर, तो 2 अचर पद आ जाएगा। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। ठीक है, अच्छा जी, बराबर यहां देखो ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 3 और इसका होल स्क्वायर, बटे में देखो रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर भी 1, 2 पर रूट लगा हुआ है रूट 2 और इसका स्क्वायर किया तो 2। इस 2 को भी इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो हो गया 8x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 8 दूनी 16x माइनस 8 दूनी 16y और प्लस 16। ठीक, अब इधर बताओ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, फिर प्लस 2ab तो 2 इंटू एक्स इंटू माइनस वाई तो माइनस का 2xy। ठीक है, फिर प्लस bc 2bc तो 2 इंटू माइनस वाई इंटू 3 तो माइनस का कितना हो गया 6y और फिर प्लस का 6x, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फाइनली हमने क्या किया देखना ध्यान से, ये x स्क्वायर इधर आया तो 8x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ये हो गया 7x स्क्वायर, फिर y स्क्वायर का पद लाओ तो 7y स्क्वायर, फिर ये ले आओ 2xy को इधर ले आएंगे तो प्लस का 2xy, फिर x का पद देखो 16x और ये 6x और इधर है तो माइनस प्लस का 10x बचा, 16y माइनस का ये प्लस का 6y तो माइनस का 10y बचा। ठीक है, और अचर पद देखो 16 और ये 9 इधर आ गया तो 7 बचा बराबर 0। ये एक समीकरण प्राप्त हुआ जो एक दीर्घवृत्त को निरूपित करेगा। सोचना बस इसमें, अगर इस समीकरण में ये नहीं होता पद तो ये वृत्त बन जाता। कैसे? हम 7 का भाग दे देते तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 10/7 को 2g मान लेते 2gx माइनस 10/7 को 2f मान लेते 2fy प्लस 1 हो जाता उदाहरण 7/7। ठीक है, प्लस c बराबर 0। तो दीर्घवृत्त और वृत्त के समीकरण में एक ही फर्क है। दीर्घवृत्त के समीकरण ये व्यापक समीकरण आ गया। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं कि द्विघात का व्यापक समीकरण x स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। जितनी भी आप 2D में जो कुछ भी पढ़ते हैं, रेखा, परवलय, दीर्घवृत्त, अति परवलय, सबको निरूपित करता है, बस अलग अलग कंडीशंस होती है। ठीक है, यहां पर आपकी कंडीशन देखना क्या है। एक मैंने परवलय में भी ऐसी समीकरण आई थी, लेकिन वहां मैंने कहा था कि परवलय के लिए एच स्क्वायर बराबर ए बी आता है। यहां देखो देखिए एच स्क्वायर क्या होगा, ये 2xy है
मतलब 2h बराबर 2 है, तो h बराबर कितना हो गया 1, h स्क्वायर तो हो गया 1, और ए बी देखो 49 हो गया, तो इसका मतलब h स्क्वायर लेस देन ए बी आ गया। आगे मैं अति प्रवलय करवाऊंगा तब देखना कि h स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी आएगा, तब किसको निरूपित करेगा वो अति प्रवलय। हाँ, और साथ ही साथ यदि इस व्यापक समीकरण में वो जो सारणिक बनती है ना, अगर उस सारणी का मान 0 आता है तो वो सरल रेखा युग्म होता है, और यदि 0 नहीं आता है तो वो क्या होता है, दीर्घवृत्त या अति परवलय या परवलय होता है। तो आप इसमें चेक करोगे, इस सारणी का मान 0 नहीं आएगा, और साथ ही साथ h स्क्वायर लेस देन ए बी। सारणी का मान 0 नहीं आए तो परवलय होगा या अति परवलय होगा या दीर्घवृत्त होगा। डिसाइड कैसे करोगे, यदि h स्क्वायर बराबर ए बी आ गया तो परवलय, h स्क्वायर ए बी से कम आ गया तो दीर्घवृत्त, h स्क्वायर ए बी से बड़ा आ गया तो अति परवलय। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन, इसमें तो बिल्कुल बेसिक ये व्यापक समीकरण है। मैं मानक समीकरण पर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले हमें परिभाषा से व्यापक समीकरण ज्ञात करना आना चाहिए। परिभाषा क्या है कि एक दीर्घवृत्त पर स्थित प्रत्येक बिंदु की नाभि से तथा नियता से दूरी का अनुपात उत्केंद्रता के बराबर होता है, जो कि सदैव 1 से कम होती है। ओके, यानी नाभि से दूरी नियता से दूरी से कम होती है। परिभाषा काम में ली और हमने कैलकुलेशन की, आपको द्विघात का व्यापक समीकरण प्राप्त हुआ जो कि एक दीर्घवृत्त को निरूपित करेगा। ओके, तो ये था हमारा व्यापक समीकरण। अब मैं जाता हूं दीर्घवृत्त के मानक समीकरणों में पहला समीकरण। ठीक है, तो दीर्घवृत्त का मानक समीकरण जिसमें पहला समीकरण हम लिखने जा रहे हैं, दीर्घवृत्त का मानक समीकरण या दीर्घवृत्त के मानक समीकरण के मानक समीकरण। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। और मानक समीकरण कब होगा, जब सिर से मूल बिंदु पर, और इसमें जो पहला रूप है, पहला रूप हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला रूप हम पढ़ने जा रहे हैं, और वो है x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। ध्यान देना, यदि a और b बराबर हो जाएं तो सोचो समीकरण क्या बन जाएगा, x स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी ए स्क्वायर बराबर 1। ए स्क्वायर से गुणा करने पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यानी वृत्त बन जाएगा। ठीक है, तो वृत्त के समीकरण बस अक्ष वृत्त में और दीर्घवृत्त में क्या डिफरेंस है, वृत्त में अक्ष अंतःखंड और वाई अंतःखंड बराबर होते हैं। ठीक है, ये a और ये b, लेकिन ये दोनों बराबर होते हैं। बल्कि इसमें दीर्घवृत्त में क्या होगा, अक्ष अंतःखंड और वाई अंतःखंड अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये अंतःखंड रूप में देखो, याद करो रेखा का अंतःखंड रूप भी ऐसे आया था, अक्ष बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 1। रेखा जो होती है वो एक घातीय समीकरण होती है, और दीर्घवृत्त ये सब क्या होते हैं, द्विघातीय समीकरण होते हैं। ठीक है, तो ऐसे जोड़ के याद रख सकते हो, बाकी समझने वाली बातें तो अभी मैं करने जा रहा हूं। यहां पर क्या है, a बड़ा है b से, ठीक है, एवं b बराबर या b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। सोचो, एक में से कुछ घटेगा तो वो संख्या एक से कम आएगी। एक से कम जैसे मान लो आ गया 1/2 या 3/4, तो वो संख्या जब उससे गुणा होगी तो ये संख्या जो है वो इसकी तुलना में क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर का मान ए स्क्वायर का जैसे मान लो 1/2 गुणा लिया तो बी अपने आप ही 1 से छोटा हो गया। तो ये आप पहला मानक रूप जो है इस प्रकार से बनाए। उसके बाद में मैं इसके डायग्राम की बात करता हूं, किस प्रकार से हमें मानक रूप में पहली स्थिति जो है वो प्राप्त होगी। तो ये दीर्घवृत्त है,
दीर्घवृत्त का पहला मानक रूप मैं आपके सामने बना रहा हूं, बहुत ही ध्यान से समझना इस चीज को। मतलब ये अक्ष एक्सिस पर फैला हुआ है, लिखा ना आपने, ए बड़ा है बी से, अक्ष एक्सिस पर फैला हुआ। ओके, अच्छा जी, कुछ बातें हैं वो मैं साथ साथ बोलता जाऊंगा, आप बाद में तुरंत लिख दूंगा, तो याद रखना। सबसे पहले इस दीर्घवृत्त में ये जो अक्ष एक्सिस है इसे अपन दीर्घ अक्ष कहेंगे। अक्ष एक्सिस को क्या कहेंगे? दीर्घ अक्ष कहेंगे। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अक्ष एक्सिस का समीकरण y बराबर 0 होता है। ठीक है, अच्छा जी, मानक रूप है केंद्र मूल बिंदु पर होगा, बीचों बीच ये y एक्सिस बना दिया आपने। तो जो y एक्सिस है वो लघु अक्ष का काम करेगी, y डैश, ये लघु अक्ष होगी। ठीक है, और हम जानते हैं y अक्ष का समीकरण अक्ष बराबर 0 होता है। ठीक, अच्छा जी, ये जो शीर्ष है a नाम दूंगा a, 0, क्योंकि ये दूरी कितनी है यहां से यहां तक की a दूरी है। इस शीर्ष को b नाम दूंगा, ये दूरी होगी 0, b, ये दूरी a है और ये b है। ठीक है, अब इस बिंदु की बारी, इसको a नाम दिया, इस बिंदु को मैं a डैश नाम दे देता हूं, a डैश, और a डैश के निर्देशांक हम लेंगे -a, 0। भाई a दूरी इधर तो -a। ठीक है, इस बिंदु को मैं b डैश नाम दे देता हूं और b डैश के निर्देशांक 0, -b लिए, ये b दूरी है, नीचे की ओर -b। ठीक है, जैसे परवलय में होता था। अच्छा, बिंदु a और a डैश को दीर्घवृत्त के शीर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीर्घ अक्ष के जो अंत्य बिंदु हैं, एंड पॉइंट्स हैं, उन्हें हम दीर्घवृत्त के शीर्ष कहते हैं। बी और इसको नहीं कहेंगे शीर्ष। ठीक है, शीर्ष किसको कहा जाता है? दीर्घ अक्ष के एंड पॉइंट्स को दीर्घवृत्त के शीर्ष कहा जाता है। अच्छा जी, उसके बाद में यहां पर इसकी नाभि होगी और नाभि से होकर जाने वाली लंबवत रेखा। अच्छा, नाभियां कितनी हो जाएंगी? दोनों साइड में 2 नाभियां हो जाएंगी, नाभि से होकर। अब आप कहोगे पिछले क्वेश्चन में 1 दे रखा था, मानक रूप नहीं था, उसमें भी 2 नाभियां हैं, परंतु आपको 1 नाभि दे करके भी काम चला सकता है। ठीक है, जैसे मान लो ये वाली नाभि F1 और इस नाभि को हम F2 बोल रहे हैं। तो देखिए, नाभि A से कम है, दूरी A से कम है, तो नाभि के जो निर्देशांक हैं वो हम लिखते हैं AE, 0। ठीक है, F2 के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? -AE, 0। ठीक है, सुनना आप कैसे। नाभि AE A से कम हुआ कि नहीं हुआ? सोचो, E जो है वो 1 से छोटा है, तो इसको A से गुणा कर दिया जाए तो AE क्या होगा? AE, ये दोनों साइड A से गुणा कर दिया जाए तो AE A से कम होगा। ठीक है, अच्छा जी, फिर उसके बाद, अच्छा आप कहोगे कि भी फिर परवलय के अंदर नाभि A, 0 क्यों ली? बिल्कुल A, 0 ली, क्योंकि E का मान 1 होता है उसके अंदर। ठीक है ना। चलिए, अब मैं बात करता हूं कि यदि आप चाहते हैं इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। अच्छा, ये नाभि लंब हो जाएगा क्या? L1, नाभि लंब भी 2 हो जाएंगे, L1 और L1 डैश, और ये L2 और L2 डैश। अब L1 के निर्देशांक और L1 डैश के निर्देशांक देखो कैसे ज्ञात करेंगे। पहली बात तो ये जो दीर्घवृत्त का समीकरण है, इस समीकरण को मैं देखो कैसे लिख रहा हूं, एक नए रूप में लिख रहा हूं। ये दीर्घवृत्त था, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, x² बटा a² बरा प्लस y² बटा b² बराबर है a² इंटू में 1 माइनस e² बराबर 1। अब इस रेखा का समीकरण अगर आपको लिखना है, नाभि लंब का समीकरण L1 L1 डैश का, तो मैं लिखूंगा अक्ष बराबर AE, y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, और इसका समीकरण क्या लिखूंगा? अक्ष बराबर -AE। अब ध्यान देना,
अक्स बराबर अगर ए ही रख देता हूं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, क्या हो जाएगा ई स्क्वायर, वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर और बराबर 1। अब देखो ये ई स्क्वायर है, इसको उधर भेज दो तो 1 माइनस ई स्क्वायर, अब ये इधर गुणा हो जाएगा तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू में 1 माइनस ई स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटा तो क्या ये ऐसे आया क्या, तो y बराबर प्लस माइनस तो आएगा ही आएगा, तो y बराबर a ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ध्यान देना L1 के निर्देशांक क्या होंगे ए ई कॉमा ए 1 माइनस ई स्क्वायर। ऐसे L1 डैश के निर्देशांक ए ई कॉमा माइनस ए और 1 माइनस ई स्क्वायर। क्यों भाई, इस रेखा पर अक्ष बराबर तो ए ही है, तो दोनों बिंदुओं के अक्ष निर्देशांक तो ए ही आएंगे। y निर्देशांक की बात आ रही है तो y निर्देशांक का मान एक बार प्लस में ऊपर वाले के लिए, नीचे वाले के लिए माइनस में। अच्छा L2 और L2 डैश, तो L2 के लिए बताओ अक्ष बराबर है माइनस ए। अच्छा अक्ष बराबर माइनस ए ही पुट करते तो माइनस ए का स्क्वायर भी प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर होता, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर करता है, स्क्वायर उधर जाता 1 माइनस ई स्क्वायर, ये 1 माइनस ई स्क्वायर और आ जाता है इधर तो 1 माइनस ई स्क्वायर का होल स्क्वायर और ए, ठीक है। तो क्या ये भी आपके पास में ऐसे हो जाता है क्या ए और ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर, और इस बिंदु L2 डैश के निर्देशांक माइनस ए कॉमा माइनस ए और 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे निर्देशांक आ गए। अब आती है बात नियता की। अब नियता कहां होगा वो बहुत समझने वाली बात है। नियता नाभि से दूरी, ऐसे सोचना है बिंदु ए की ये दूरी और नियता से, तो नियता इस दूरी की तुलना में इससे ज्यादा दूरी पर इधर होगी कहीं, ये हमने नियता बना। दीर्घवृत्त के लिए नियता, एक नियता इधर हो जाएगी और दूसरी नियता इस साइड। अब नियता का समीकरण कैसे क्या होगा वो भी बता देते हैं। देखो नियता जो यहां पर आपका ए आएगा, ये जो दूरी आएगी ए की तुलना में ज्यादा आएगी। अच्छा जी ध्यान दीजिए, ई जो है वो 1 से कम है तो 1 बटा ई है वो 1 से ज्यादा हो जाएगा। जैसे देखो 1 बटा 2 है वो 1 से कम होता है तो उसको पलटने पर 2 जो है वो 1 से बड़ा हो गया, ऐसे इसको भी पलट दिया। अच्छा जी ए से गुणा कर दिया तो a बटा ई जो है वो 1 a से बड़ा होगा, तो इस दूरी पर नियता वाली z, इसको नाम क्या देंगे अपन Z1 और Z1 डैश, और इसको Z2 और Z2 डैश। समीकरण यहां तो लिखेंगे अपन अक्ष बराबर a बटा ई और नेगेटिव साइड में क्या लिखेंगे अक्ष बराबर माइनस a बटा ई, ये नियतांक। तो सारी बातें आ गई, केंद्र कहां पर, दीर्घ अक्ष कहां पर, अक्ष सब कुछ, ठीक है। चलिए तो फटाफट ये सारी बातें मैं लिख देता हूं। नेक्स्ट स्लाइड पर आप डायग्राम बना लीजिए। ये हमारे दीर्घवृत्त का पहला मानक रूप है, अक्ष स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। यहां ए बड़ा है बी से और बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। चलो जी फटाफट करें ये काम। अब मैं आगे बढ़ता हूं और छोटी छोटी बातें जो कुछ भी हमने यहां पर सीखी है वो मैं लिखने जा रहा हूं, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा, फटाफट मैं पहले पॉइंट बना लेता हूं। सबसे पहले पॉइंट की बात करूंगा दीर्घवृत्त का केंद्र। नंबर 2 दीर्घवृत्त की नाभि। नंबर 3 दीर्घवृत्त के, या नाभि से पहले अपन बात करें दीर्घवृत्त की अक्ष, और अक्ष 2 होती हैं तो दीर्घ अक्ष, ठीक है। फिर बात करेंगे लघु अक्ष की।
फिर इसमें आता है मुख्य अक्ष। फिर अगला पॉइंट आता है शीर्ष। फिर इससे अगला पॉइंट नाभि की बात करेंगे। फिर उससे अगला पॉइंट नियता की बात करें। ठीक है, एक बार इन पॉइंट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले दीर्घवृत्त का केंद्र। केंद्र मूल बिंदु 0 0। दीर्घ अक्ष, दीर्घ अक्ष कौन सी होगी? दीर्घ अक्ष ये होगी अक्ष अक्ष डैश, अक्ष अक्ष डैश, और अक्ष अक्ष डैश का समीकरण y बराबर 0। लघु अक्ष कौन सी होगी इस स्थिति में? y y डैश, और इसका समीकरण अक्ष बराबर 0। मुख्य अक्ष, इसके लिए मैं लिख देता हूं दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष दोनों को, यानी अक्ष अक्ष डैश एवं y y डैश को संयुक्त रूप में क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहते हैं। अच्छा ना, मुख्य अक्ष लिखिए, मुख्य अक्ष दोनों होंगी। ठीक है, उसके बाद में आता है शीर्ष। शीर्ष दो हैं। दीर्घ अक्ष के जो एंड पॉइंट है, अंत्य बिंदु, यानी a,0 और a डैश यानी -a,0, ये शीर्ष हो गए। नाभियां दो हैं, F1 AE,0, ठीक है, और F2 -AE,0, मतलब नाभियां कहां पर हैं? अक्ष एक्सिस पर है। नियता, नियता भी दो हैं, Z1 Z1 डैश, ये है अक्ष बराबर AE, A/E, और Z2 Z2 डैश, ये है अक्ष बराबर -A/E। ओके, अब आते हैं, ये 7 पॉइंट हो गए। अब अपन 8वें पॉइंट पर, अच्छा इसमें वो लिख देते हैं, 8वां पॉइंट यहीं पर लिख देता हूं मैं, उत्केंद्रता। जो ई आ रहा ना, उत्केंद्रता। ठीक है, ई बराबर, ध्यान दीजिए ई का मैं फॉर्मूला क्या बनाऊं? हमने शुरू में क्या लिखा है? b² बराबर a² इंटू में 1 - e²। तो क्या यहां से ये हो जाएगा a² और a² माइनस a² e²। अब एक काम करो, इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो a² e² बराबर a² माइनस b²। इसको बटे में ले जाओ और ये रूट हटा दो, तो e बराबर क्या हो जाएगा? रूट a² माइनस b² बटे में a, और इसका मान सदैव 1 से कम होगा। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 8। अब बचता है नाभि लंब। नाभि लंब, अब ये नाभि लंब क्या है? नाभि लंब के बारे में पहली बात तो 2 नाभि लंब है। तो नाभि लंब, पहला नाभि लंब है L1 डैश, ठीक है, ये तो है अक्ष बराबर AE, और दूसरा है L2 डैश, ये है अक्ष बराबर -AE। ठीक है, अच्छा L1 के निर्देशांक क्या है? L1 के निर्देशांक है AE, प्लस में A ब्रैकेट में 1 - e², और L1 डैश के निर्देशांक क्या है? अक्ष निर्देशांक तो A ही है, और Y निर्देशांक है A ब्रैकेट में 1 - e²।
L2 के निर्देशांक क्या है? माइनस ए कॉमा ए ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर, और L2 डैश के निर्देशांक क्या है? माइनस ए ई कॉमा माइनस ए ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, यहां से अगर मैं कहूंगा कि L1 डैश की लंबाई बराबर L2 डैश की लंबाई, लंबाइयां बराबर होंगी, चाहे आप इन दोनों के बीच में दूरी सूत्र लगा दो चाहे इन दोनों के। तो अगर आप यहां से बात करने जाएं दूरियों की, तो ये दूरियां पता है क्या आएंगी? नाभिलंब की लंबाई अक्ष 1 माइनस अक्ष 2 का स्क्वायर, तो ए माइनस ए, दोनों बिंदुओं के मध्य दूरी सूत्र लगा रहा हूं, ए माइनस ए 0 हो गया, ये माइनस ये, तो ये 2 बार हो जाएगा क्या माइनस, इसका स्क्वायर लगेगा और फिर रूट भी लगेगा, तो मतलब सीधा सा ये हुआ कि 2a और ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर हो गया। ये नाभिलंब की लंबाई के लिए सूत्र याद रख सकते हैं, लेकिन हम ये याद नहीं रखेंगे। देखो हम क्या करेंगे, 2a स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर बटे में a ऐसे लिख देते हैं, मतलब a से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, जैसे किया ये क्या आ गया, a स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर b स्क्वायर के बराबर आ गया, तो 2b स्क्वायर अपॉन a। समझ रहे हो? अच्छा जी, यहां से अब एक काम और भी किया जा सकता है, L1 के निर्देशांक दोबारा लिखे जा सकते हैं, AE अक्ष निर्देशांक हो गया, y निर्देशांक देखो, y निर्देशांक आपके पास में आ जाएगा b स्क्वायर बटे में a। कैसे आएगा y निर्देशांक? देखो मैं y निर्देशांक में a से ऊपर नीचे गुणा कर देता हूं, तो a स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर नहीं, हाँ b स्क्वायर, a स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस e स्क्वायर बटे में a, तो b स्क्वायर अपॉन a आ गया। ऐसे ही L1 डैश के निर्देशांक ये आ गए AE कॉमा माइनस बी स्क्वायर बटा a, और ऐसे ही L2 के निर्देशांक माइनस AE कॉमा बी स्क्वायर बटा a, और L2 डैश के निर्देशांक माइनस AE कॉमा माइनस का बी स्क्वायर बटा a। इसमें भी दूरी सूत्र लगाओगे, यही रिजल्ट आपको मिलने वाले, 2b स्क्वायर अपॉन a। ठीक है, तो ये हो गया नाभिलंब, नाभिलंब की लंबाई 2b स्क्वायर बटा a। इतनी सारी सिचुएशन समझ ली, एक बार फिर से देख लीजिए एक एक पॉइंट को। ये आपका डायग्राम है, पहली मानक स्थिति अक्ष स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटा b स्क्वायर, ठीक है, बराबर 1। यहाँ a बड़ा है b से, और b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस e स्क्वायर। ये सारी चीजें हमने लिखी। ओके, अब मैं 2 मिनट में अगली जो मानक स्थिति है उसका डायग्राम आपके सामने बनाता हूं, और उसकी जो भी स्थितियां हैं वो आपको लिखनी है। तो डायग्राम बना देता हूं दूसरी मानक स्थिति का। दूसरी मानक स्थिति का समीकरण तो वही रहेगा, अक्ष स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटा b स्क्वायर बराबर 8। बस यहां क्या बदल जाएगा, यहां a छोटा हो जाएगा b से, एवं जहां a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर था, तो यहां हो जाएगा a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, और e का मान उत्केंद्रता जो कि 1 से कम है। डायग्राम में बनाऊं तो आपका डायग्राम इस प्रकार से बन जाएगा, यानी कि अब अक्ष एक्सिस तो लघु अक्ष बन जाएगी, y एक्सिस जो है वो दीर्घ अक्ष बन जाएगी। ठीक है, ये यहां पर बन गया इसका नाभिलंब, और यहां बन जाएगी नियता। ये नियता। ठीक है, फटाफट ये स्थितियां बोलो। ये आपकी y एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, बिंदु वही रहेंगे a कॉमा 0, b सॉरी a डैश माइनस a कॉमा 0, b 0 कॉमा b डैश 0 कॉमा माइनस b। ये नाभि F1 इस बार क्या हो जाएगा, नाभि F1 के निर्देशांक देखिए क्या होंगे, पहले क्या थे AE कॉमा 0, यहां आ जाएगा 0 कॉमा BE। F2 के निर्देशांक दूसरी नाभि के 0 कॉमा माइनस BE। ये पहला नाभिलंब,
अच्छा, अक्स का समीकरण हम जानते हैं y बराबर 0 होता है, तो ये जो समीकरण आएगा पहली ये नाभिलंब का पहला नाभिलंब L1 डैश, इसका समीकरण क्या आ जाएगा y बराबर BE, ठीक है। और L2 डैश, इसका क्या आ जाएगा y बराबर माइनस BE, ओके। अच्छा जी, नियता का पहली जो नियता है Z1 डैश, इसका समीकरण आ जाएगा y बराबर B बटा E, पहले क्या था A बटा E था x बराबर, ये दूसरी नियता Z2 डैश, इसका समीकरण आ गया y बराबर माइनस B बटा E, सब कुछ B पर चलेगा है ना। अच्छा जी, फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं, ये शीर्ष हो गया L1 के निर्देशांक, L1 के निर्देशांक क्या हो गए y निर्देशांक तो BE होगा, तो अक्ष निर्देशांक क्या आ जाएगा A और 1 माइनस E स्क्वायर। फिर से ध्यान देंगे, ये जो निर्देशांक है इसको मैं B आएगा यहाँ पर B और 1 माइनस ए स्क्वायर, इसको फिर से क्या करूंगा मैं B से ऊपर नीचे गुणा करूंगा, तो B स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस E स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा A स्क्वायर के, तो A स्क्वायर बटा B हो जाएगा और कॉमा BE, ठीक है। तो L1 डैश के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, तो आप कहेंगे माइनस का A स्क्वायर बटा B कॉमा BE। L2 के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, बस ये अक्ष निर्देशांक माइनस में हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी अक्ष स्क्वायर अक्ष निर्देशांक तो वही रहेगा, y निर्देशांक माइनस में हो जाएगा BE। L2 डैश के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा दोनों ही माइनस में A स्क्वायर बटा B और y का मान भी माइनस B, ठीक है। तो ये सारी स्थितियां हमने बना दी। इस बार के अंदर वही मूल बिंदु शीर्ष BB डैश हो गए, ये सब पॉइंट्स आप लिखना आ गए ना, शीर्ष क्या हो जाएंगे BB डैश, फिर उसके बाद में अक्ष दीर्घ अक्ष तो हो गई BB डैश यानी y एक्सिस होगी, जिसका समीकरण अक्ष बराबर 0 होता है, y एक्सिस का समीकरण अक्ष बराबर 0, और लघु अक्ष हो गई अक्ष डैश, जिसका समीकरण y बराबर 0 होता है। फिर उसके बाद में दोनों अक्षें मिलकर के मुख्य अक्ष बन जाएंगे, नियता का समीकरण y बराबर BE, सॉरी नियता का समीकरण y बराबर माइनस BE और y बराबर प्लस B अपॉन E, और नाभिलंब का समीकरण y बराबर BE y बराबर माइनस B। नाभिलंब की लंबाई इस बार क्या आ जाएगी, इन दोनों का 2a स्क्वायर बटा B आ जाएगी, पहले क्या था 2b स्क्वायर अपॉन A। L1 इनके निर्देशांक आएंगे, ये सिचुएशंस है, आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। तो ये दीर्घवृत्त की दो स्थितियां हैं, मानक स्थितियां, और हमने एक क्वेश्चन किया है। आने वाले लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चन मानक स्थितियों से संबंधित और कुछ वैसे ही जैसे वर्त और रेखा, परवलय और रेखा किए हैं, वैसे ही दीर्घवृत्त और रेखा के भी प्रतिच्छेदन बिंदुओं के निर्देशांक याद करके अंतःखंड की लंबाई, स्पर्शरेखा, ये पॉइंट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।